हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 9th के चैप्टर 4 पे, जिसका नाम है क्लाइमेट या जलवायु। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि जलवायु होता क्या है इसकी परिभाषा के साथ। तो देखिए, वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की जो अवस्थाएं और विविधताएं होती हैं, उनका जो योग है वही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। क्लियर? मतलब एक स्थान के ही बहुत लंबे समय की जो मौसमी दशाएं होती हैं वही क्या कहलाती हैं, जलवायु। जैसे भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, तो वो 1 साल या 2 साल या 1 महीने की स्टडी के बेस पे नहीं कहा गया। वो लगातार वहां पे 30-40 वर्षों से, या फिर कहें कि प्राचीन समय से जो स्थिति रही है पवनों की, जो टेम्परेचर रहा है, उसके आधार पर उसे जलवायु डिसाइड की गई है। अब देखिए, मौसम क्या होता है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। सपोज कीजिए आप मॉर्निंग में उठे, टेम्परेचर बहुत कम था, इन द सेंस ऑफ कि ठंड थी, तो आप कहेंगे मौसम ठंडा था। किन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण दिन में बारिश हो गई, तो मौसम कैसा हो गया भाई, बारिश का मौसम हो गया। शाम को धूप निकल आई, थोड़ी गर्मी हो गई, 30 के आसपास टेम्परेचर हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि थोड़ा गर्म मौसम हो गया है। तो ये क्या होता है, एक ही दिन में मौसमी दशाएं बदलती रहती हैं, जबकि जलवायु नहीं बदलती है। अब देखिए, मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? क्योंकि जैसे भारत की जलवायु मानसूनी है, ऐसे हर देश की जलवायु अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो अपनी वायुमंडलीय दाब पेटियां हैं, ठीक है, जिस भी देश की स्थिति जिस पेटी पर होगी, उसी के अकॉर्डिंग पवनें चलेंगी और उसी से वहां की जलवायु निर्धारित होगी। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देखिए, ये प्रश्न कई दफे सीधे सीधे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात व दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 सेंटीग्रेड तक पहुंच जा सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। अब देखिए, आपको बताना है कि ऐसा क्या कारण है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो तापमान में इतनी विविधता देखने को मिलती है, यानी तापांतर अधिक पाया जाता है। वहीं अंडमान निकोबार और केरल में तापांतर न्यून पाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौसम। अब ये भी सिंपल बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो अरबी भाषा के। मानसून का अर्थ क्या होता है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। कुछ यही रीजन है कि भारत की जलवायु को मानसूनी का जलवायु कहा जाता है। क्लियर? हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है यहाँ, तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। तो आप बताएंगे क्या कारण है कि हिमालय में तो वर्षा हिम के रूप में होती है, जबकि बाकी के देश में यह कैसी होती है, वर्षा के रूप में। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 0 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के मौसिनराम में, और न्यूनतम कहाँ है, अपने राजस्थान में। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे तमिलनाडु तट आदि पर वर्षा अक्टूबर व नवंबर में होती है, जिसे शीतकालीन या फिर लौटते हुए मानसून की बारिश भी कहते हैं। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, ये याद रखना है कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा किधर से किधर घटती है, तो पूर्व से पश्चिम घटती जाती है। सबसे ज्यादा इधर मेघालय में होती है, और अपना इधर राजस्थान है तो इधर घटती जाएगी। सिंपल सी बात है। ज्ञात कीजिए में कहा है कि राजस्थान के घरों की दीवार मोटी तथा चपटी क्यों होती है।
आपको बतानी है। बाकी चलो ये मैं बता दूं, कभी बताया नहीं है कि दीवारें मोटी इसलिए होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस गर्मी से बचने के लिए दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। छत चपटी क्यों होती है? क्योंकि राजस्थान में बहुत आंधियां चलती हैं। अगर छत को सीधा इस तरह से सपाट बना दिया जाए तो जब रात में तेज हवा चलती है अपने साथ वो बालू लेके चलती है, तो बालू कहीं भी अवरोध मिलने से जमा होने लगती है, तो इस तरह वो जम जाएगी और पूरा घर उसके नीचे, बालू के टीले के नीचे दब जाएगा। लेकिन अगर ये चपटी बनाई जाती है तो क्या होता है, बालू फिसल जाती है और घर दबते नहीं है। तराई क्षेत्र या गोवा एवं मंगलौर में ढाल वाली छतें क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि बारिश इधर अधिक होती है। असम में प्राय बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? देखिए, असम में मुख्यतः बांस पैदा होता है, नंबर एक चीज। दूसरा क्या है कि यहाँ भी वर्षा की मात्रा अधिक होती है। असम के पास ही मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो आसपास भी वर्षा अधिक पाई जाती है। प्लस यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत ज्यादा पानी लेके आती है, तो उन सब चीजों के लिए, से बचने के लिए ऊंचे मचान रूपी घर बनाए जाते हैं। क्लियर? देखिए, अब हम बात करते हैं जलवायु नियंत्रण की, यानी जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो ये 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुंगता या ऊंचाई। देखिए, तुंगता वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि कई दफा एग्जाम्स में तुंगता भी लिखा मिल जाता है। वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। अक्षांश की बात करें तो पृथ्वी की गोलाई के कारण, मतलब पृथ्वी वैसे तो चपटी है लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं, इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। देखिए, जो अपना सूर्य है वो विषुवत, ये है अपनी कर्क और नीचे है मकर के बीच में ही इसकी स्थिति दृश्य होती है। ठीक है, यह प्रकाश सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। बाकी जगह क्या हो जाता है कि सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। ठीक है, तिरछे होने से ये जो एरिया है वो बढ़ जाता है। कोई भी किरण प्रकाश की स्थिति कभी भी आप देखना, एक तो टॉर्च अब लेके उसको सीधे जमीन पर 90 डिग्री के एंगल से करना, तो आपको लगेगा वो कम जगह फोकस बना रही है। वहीं अगर हम बात करें, आप उसे तिरछा दीवार पर दिखाएंगे ना, तो काफी बड़े एरिया पे लाइट डालेगी। तो सिंपल सा एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं तुंगता या ऊंचाई। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है, इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुदाब एवं पवन तंत्र की। तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। यह इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। क्लियर? समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म तथा सर्दियों में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। देखिए, अब हम 9th क्लास में आ चुके हैं। पिछले 6th, 7th, 8th क्लास में मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब आप खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, तो मैं आपको चीज़ें अब जो पुरानी आ चुकी हैं उसे रिपीट करना कम करूंगी, क्योंकि जो नई है वो हमें लेके चलनी है। साथ ही साथ चैप्टर भी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो अगर मैं सबको बताने लगूं तो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, और प्लीज़ किया कीजिए, चैनल प्रॉपर ग्रोथ करे ताकि और सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल हों। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप जितना से ज़्यादा से शेयर करेंगे मेरे चैनल की ग्रोथ होगी और बाकी की चीज़ों के लिए मैं एलिजिबल होंगी कि और वीडियोज़ मैं इस पर आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। तो शेयर कीजिए। तो देखिए, महाद्वीपीयता किसे कहते हैं? महाद्वीपीयता की संकल्पना आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप सबसे पहली बार आई है तो मैं आपको बता दूं कि जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है, टेम्परेचर लगभग समान रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन क्योंकि समुद्र का प्रभाव रहता है। लेकिन जैसे जैसे महाद्वीप में अंदर जाएंगे, जैसे हम बात करते हैं केरल की, तो केरल पे क्या होता है, समुद्र के समीप उसकी स्थिति है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ बारिश हो जाती है और टेम्परेचर फिर डाउन हो जाता है, तो लगभग स्थिति वहीं बनी रहती है। लेकिन हम जो महाद्वीपों के अंदर बात करें, जैसे हम उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, इसकी और जो भी हैं अपने महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा,
उत्तराखंड, इनकी बात करें तो यहाँ क्या होता है, समुद्र से बहुत अधिक दूरी है, जिसके कारण जब गर्मी बढ़नी शुरू होती है तो पड़ती ही जाती है, पड़ती जाती है, ठीक है। और जब सर्दी पड़नी शुरू होती है सर्दी पड़ती जाती है। तो समुद्र अपने आसपास की स्थिति पे तो अपना प्रभाव रखता है, लेकिन दूर क्या होता है, नहीं रख पाता। तो यही क्या कहलाती है, महाद्वीपीयता। नेक्स्ट हम बात करते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म तथा ठंडी जलधाराएं बहती हैं, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। सामान्य सी बात है, जैसी हवा होगी और जैसी वायु चलेगी, जैसी धाराएं होंगी वैसा ही प्रभाव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्चावच की। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित कर देते हैं। यदि ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु को रास्ते में रोकने में सक्षम हो तो ये उस क्षेत्र की वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। पवन विमुखी माने जैसे ये एक पर्वत है और यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है, तो ये वायु धीरे 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 ऊपर चढ़ेगी, ठीक है, और धीरे धीरे क्या संतृप्त हो जाएगी। और वर्षा अगर ये यहाँ पे संतृप्त हो गई तो वर्षा हो कर देगी और फिर आगे जाएगी, तो इसकी आर्द्रता तो समाप्त हो चुकी है। अब ये यहाँ पे वर्षात नहीं करेगी और जस्ट उतर जाएगी। तो ये वाले ढाल यानी पवन मुखी ढाल, जिधर से पवन चढ़ी वहां तो हो जाती है वृष्टि प्रदेश, बारिश होती है, उसके विपरीत बारिश नहीं हो पाती। तो ये क्या कहते हैं, पवन विमुखी ढाल, मतलब पवन का जिधर मुख नहीं था वो वाला ढाल, विमुखी अपोजिट साइड का। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं, ऑलरेडी बताया जा चुका है, आपको बताना है क्यों। फिर भी हिंट दे दूं कि अभी जस्ट आंसर बोला है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अभी जो देखे वो थे कि जलवायु को क्या क्या प्रभावित करता है, अब हम बात करते हैं भारत की। तो इसमें है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब व पवन तंत्र और जड़ धाराएं। अक्षांश की बात करें तो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है, आप सब जानते हैं। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंध में आता है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, देखिए ये हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। देखिए ये जैसे मान के आप चलते हैं कि ये अपना क्या है, यूरेशिया का मैप है, ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ हिमालय पर्वत की स्थिति है और ये शेष अपना भारत है। ये थोड़ा सही मैप नहीं बनाए क्योंकि कोस्टल एरिया पे आएगा, ये भारत है। तो क्या उन्हें लगता है यहाँ ये जो यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं साइबेरिया और उत्तरी भागों से, ये हिमालय पर्वत से टकरा के रुक जाती हैं और भारत का तुलनात्मक रूप से इतना टेम्परेचर कम नहीं हो पाता है। वरना इधर देखें तो इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और तुलनात्मक रूप में यहाँ ठंड तो पड़ती है लेकिन इतनी नहीं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी हेल्प करता है हिमालय पर्वत। और ये पर्वत की ऊंचाई बताई गई है कि 1000 मीटर पर ये टेम्परेचर होता है लगभग, फिर ये एक आइडिया दिया गया है। और इस मैप में आपको भारतीय उपमहाद्वीप में जून के महीने के दौरान मौसम की स्थिति दिखाई गई है कि किस तरह से हवाओं का प्रत्यावर्तन होता है, मतलब उनकी दिशा चेंज होती है और वो दक्षिण पूर्वी मानसून से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों से दक्षिण पश्चिमी मानसून में परिवर्तित हो जाती हैं इस तरह से। और संपूर्ण जो ये मानसून है ये इस प्रायद्वीपीय भाग से टकरा के दो शाखाओं में परिवर्तित हो जाता है, एक तो अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। क्लियर।
अब देखते हैं हम भारतीय मानसून। भारत की जलवायु को मानसूनी पवनों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। ऐतिहासिक काल में भारत में नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण अरबवासी व्यापारियों को लाभ हुआ, अतः उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण का नाम ही क्या कर दिया, मानसून कर दिया। मतलब मानसून का अर्थ होता है मौसम के अकॉर्डिंग हवाओं की दिशा में परिवर्तन, और भारत में होता है इसलिए यहाँ की हवाओं को मानसून नाम दे दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर व 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, स्थल या जल के गर्म या ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर लो प्रेशर उत्पन्न होता है, जबकि आसपास के समुद्री क्षेत्र पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। तो हवाएं हमेशा कहां से कहां चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो इस तरह चलने लगती हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे आप, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। हिंद महासागर में मेडागास्कर कहाँ है, अफ्रीका है जो अपना, उसके जस्ट साइड में एक निकला हुआ द्वीप है, ठीक है, जैसे अपना अफ्रीका है तो वो मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला जो क्षेत्र होता है, इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं व उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जैड धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जैड धाराओं का प्रभाव होता है। क्लियर। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। देखिए ये चीजें अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस उनको ही लिंक करना है। सामान्यतः जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में लो प्रेशर बन जाता है, और दाब की इस अवस्था को ही क्या कह देते हैं, दक्षिणी दोलन। डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती जो प्रशांत महासागर में 18 डिग्री दक्षिण और 149 डिग्री पश्चिम के मध्यद्वीप है, के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम है और विलंब आने वाला मानसून है, मतलब मानसून लेट आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं अल नीनो क्या होता है। दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से बहती है। पेरू का तट किसे कहते हैं, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, पेरू देश की स्थिति के कारण वो पेरू तट कहलाता है। ठीक है, एटलस में देखिएगा। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अल नीनो से है और इस परिघटना को ENSO अल नीनो साउथ ऑन्सुलेशन भी कहा जाता है। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये विषुवतीय अक्षांशों के विस्तृत गर्त व लो प्रेशर का एरिया है। यहाँ उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। अभी बताया है दोनों की लोकेशन आपको पवनों की। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ यह उत्तर और दक्षिण खसक जाता है। क्लियर हो गया वो वाली जो मैं आपको समझा रही थी, ये वो यहाँ क्लियर। ऐसे ही चीजें क्लियर होती हैं, और इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ये काम जरूर किया कीजिए, सब भूलते हो। अल नीनो की बात करें तो क्या होता है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को अल नीनो नाम दिया गया है। ठंडी जलधारा आती है, इट्स ओके, लेकिन जब गर्म आ गई तो उसको क्या नाम दिया गया, अल नीनो। अल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा या बेबी क्राइस्ट, क्योंकि यह धारा जो है वो क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, और अल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। क्लियर। मानसून का आगमन व वापसी मतलब मानसून आ गया, अब कैसे है। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं। मैंने आपको बताया व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें
नियमित होती हैं, वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं और चलती रहती हैं, लेकिन मानसूनी पवनें नहीं हैं ऐसी। ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं, मतलब परिवर्तनीय। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। आगमन के समय सामान्यतः वर्षा में अचानक वृद्धि होती है और लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं। इसे मानसून पूर्व की बौछारों से पृथक किया जा सकता है। मतलब एकदम आप मानसून को या मानसून प्रस्फोट और मानसून पूर्व बौछार को एक नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, कई दफे होता है ना अप्रैल में भी बारिश आ जाती है तो हम कहते थे मानसून आ गया, जबकि वो नहीं है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, यानी केरल। मुख्य भूमि की बात करें तो केरल, वरना संपूर्ण भारत की अंडमान निकोबार में सबसे पहले आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, जैसे ये अपना दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है। क्लियर? इस तरह से हवाएं चलती हैं और इसको प्रभावित करती हैं। लेकिन क्या होती है, ये जो अपना प्रायद्वीपीय भाग है ये ऐसे नुकीला निकला हुआ है स्थलीय भाग में, तो यहाँ से टकरा के हवाएं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। जो इधर आती हैं वो इधर चली जाती हैं और जो इधर आती हैं वो बंगाल अरब सागर से प्रवेश करती हैं। तो अरब सागरी वाली जो शाखा होती है वो अरब सागरी शाखा कहलाती है और जो बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती हैं वो बंगाल की खाड़ी। अरब सागरी शाखा 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। वही बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। यहाँ असम है आपका। इस जगह ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदानों की ओर मुड़ जाती हैं। इस तरह से मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भागों में पहुंचती हैं। ये इधर से यूं पहुंचती हैं और ये वाली विपरीत दिशा से आती हैं। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिमी मानसून वर्षा बंगाल की खाड़ी से जून के अंतिम सप्ताह में होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है और मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश व देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। क्लियर? तो देखिए ये डेट है। 1 जून को केरल, 5 जून को कर्नाटक, 10 जून को मुंबई, 15 जून को गुजरात, ये भी गुजरात, 15 जुलाई के समथिंग राजस्थान, 1 जुलाई को भी राजस्थान आ जाता है। ठीक है, ये स्थिति है। क्लियर? अब देखते हैं मानसून वापसी। मानसून आ गया, बारिश हो गई, अब भाई वापस आने की बात। वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मतलब ये उत्तर पश्चिमी वाले जो भाग है ना, ये वाले यहाँ से प्रारंभ होती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। ये वाला जो अपना प्रायद्वीपीय भाग है ना, यहाँ से प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। क्लियर? अब हम ऋतुएं बात करते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है और 4 ऋतुएं मानी गई हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु की। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर से आरंभ हो जाती है। उत्तरी भाग में दिसंबर से जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर घटता जाता है। कारण है महाद्वीपता। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तर के मैदानी भागों में ये 0 से 5 सेल्सियस होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी। उत्तर में तुषारपात सामान्य है। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं जो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है।
इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। नेक्स्ट देखिए, देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्च दाब से प्रवाहित होकर ये पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान व आर्द्रता कम, पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम व उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभों का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। ठीक है, ये अभी जो पश्चिमी विक्षोभ बताए थे उससे ही रिलेट होता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर व पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में तो वर्षा होती है और पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, आपने सुना होगा और एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन रबी की फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि महावट की वर्षा कब होती है, शीत में, और किससे यूजफुल है, रबी की फसलों के लिए। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापपेटी भी उत्तर की ओर खसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में गर्मी रहती है। तापपट्टी के स्थानांतरण का प्रभाव विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश व गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देखिए, वही चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। इसी चैप्टर में सबसे पहले आया था महाद्वीप, आपको समझा दिया था, फिर चौथी बार आया है ये। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना, छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। आपकी किताब में जो मैप बनाया वो लेके बैठिए और साथ इसे समझते जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले मैं आपको इसे समझा चुकी हूँ। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी शाम तक भी ये जारी रहती हैं और बहुत ज़्यादा घातक होती हैं। उत्तरी भारत में मई के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं और अपने साथ ठंडे समीर व हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है और वैशाख के महीने में होने के कारण इसे काल बैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में, याद रखना, ये नाम लेके पूछा जाता है, काल बैसाखी कहाँ पे होती है, पश्चिम बंगाल में। बहुत तेज आंधियां चलती हैं और बिजली कड़कती है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक व केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। तो आम्र वर्षा कहाँ कहते हैं, कर्नाटक केरल में। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों के निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी ऋतु, वर्षा ऋतु, जिसमें मानसून आता है। जून से स्टार्ट होती है। उत्तरी मैदानों में लो प्रेशर की अवस्था हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को ये आकर्षित करता है और ये पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं, इसलिए बहुत अधिक नमी लेके आती हैं, तीव्र होती हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती हैं। उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी बारिश होती है, यद्यपि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मौसिन राम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम बारिश होती है। नेक्स्ट है वर्षा का विराम।
आर्द्र या शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून के आने से ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इनका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसका कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो इन भागों में अच्छी बारिश होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्कता रहती है। याद रखिए इसे। हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं और जान माल की हानि होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता व आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा व समय को निर्धारित करती है। मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ स्टैग्लेमाइट और स्टैग्लेटाइट गुफाओं के लिए फेमस है। ये बिल्कुल आपको बताया जाएगा। चूने से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, फिलहाल ये ही ध्यान लीजिए, स्टैग्लेमाइट और स्टैग्लेटाइट। मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मौसम की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं और अक्टूबर तक नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान भी वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी व सुहावनी होती हैं। स्थल कभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान व आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, जिसे क्वार की उमस कहते हैं, जो आजकल चल रही है। मतलब सितंबर अक्टूबर में मानसून जा चुका है लेकिन टेम्परेचर आर्द्रता के कारण बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानों में विनाशकारी बाढ़ें आती है और जान माल की हानि होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय निर्धारित करती है। निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। जलवायु निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। अंडमान सागर कहाँ है? इधर की तरफ। ठीक है। चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि भारत में कहीं 400 सेंटीमीटर भी वर्षात होती है, जो कि उत्तर पूर्वी भारत में होती है। वहीं गुजरात हरियाणा में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षात होती है। ठीक है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में, यानी ये जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें यहाँ है पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट पे इस तरफ तो यानी पवन मुखी ढालों पे तो वर्षात हो जाती है, लेकिन इसके पूर्वी भागों में वर्षा नहीं होती है। देखिए, पिछली बार मैंने कहा था पश्चिमी घाट का और नाम क्या है? सह्याद्री। ठीक है। आप में से कुछ ने पूछा था, दोबारा कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, आपको नहीं आता या फिर आपको आता है, तब आप बहुत सुंदर आंसर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आ गया सह्याद्री। ऐसे छोटा छोटा जो हमने अभी इकट्ठा किया है ना 6th 7th 8th की नॉलेज, वो हमें आगे बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, तो बस लगे रहिए। सह्याद्री के पूर्व में वर्षा कम होती है। जम्मू कश्मीर में लेह में भी कम होती है और राजस्थान गुजरात के कुछ भाग हैं जहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। ठीक है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। सिंपल बात है। अब मानसून एकता का परिचायक कैसे है? हिमालय ठंडी पवनों के बावजूद भी भारतीय उपमहाद्वीप की भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है और अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में तापमान ऊंचा पाया जाता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार तीन ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है न ठंड पड़ती है। समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है। यहाँ कुछ समझाने वाला नहीं है, सब वो है जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं स्टार्टिंग में। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है।
ठीक है। पवन की दिशाओं के अनुसार परिवर्तन होता है, मानसून आता है, कृषि चक्र, जीवन, त्योहार सब कुछ कृषि के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियां जो जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई नाम दिया जाता है। ये कुछ न्यूज़ में आई हुई इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दी हुई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। साथ ही साथ शेयर अधिक करें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक नए चैप्टर आए आप पढ़िए इसे अच्छी बार। इस चैप्टर को आपसे 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना होगा। खुश रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।